नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में देश का 5वां केंद्रीय बजट पेश किया। वहीं ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट था। आपको बताते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आम आदमी को बड़ी सौगातें दी हैं। वहीं इसके अलावा उन्होंने पीएम आवास योजना पर भी बड़ी घोषणाएं की। आइए जानते हैं बजट की कुछ बड़ी बातें। अमृतकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश करते हुए कहा कि अमृतकाल का पहला बजट है। वही उम्मीद है कि इससे पिछले बजट के दौरान रखी गई नींव को मजबूत करने में मदद मिलेगी। हम ऐसे समग्र और खुशहाल भारत का दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें विकास का फायदा सभी वर्गों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। वहीं ये विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर कृषि से जुड़े स्टार्टअप को इस बार बजट में प्राथमिकता दी गई है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा है कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की गई है। आपको बता दें, इसके अलावा बजट में किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ दिए गए हैं। वहीं कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया है। वहीं इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। आपको बता दें कि सीतारमण ने बजट में आम आदमी को बड़ी राहत दी थी, जिसके चलते कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं 3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी। बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और मोबाइल फ़ोन इस बार सस्ते हुए हैं। वहीं सिगरेट महंगी हो गई है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए, जिसके चलते सिगरेट को सरकार ने महंगा किया है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी हटा दी है। अब इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत में भारी कमी देखने को मिलेगी। वहीं मोबाइल के कुछ पार्ट्स और कैमरा लेंसेज लिथियम सेल्स के आयात पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है, जबकि सिगरेट पर कस्टम ड्यूटी 16% सरकार ने बढ़ा दी है। आपको बता दें कि मरीन प्रोडक्ट्स के प्रमुख इनपुट पर ड्यूटी घटाने का फैसला भी सरकार द्वारा लिया गया है। वही बात करें ई कोर्ट की, तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट के स्टेज 3 को 7,000 करोड़ रुपए की परिवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि न्याय के कुशल प्रशासन के लिए ई कोर्ट प्रोजेक्ट के स्टेज 3 को 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लॉन्च किया जाएगा। वहीं कॉमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए सरकार विवाद से विश्वास 2 योजना लाएगी। आपको बता दें, इस दौरान राज्यों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जीआई उत्पादों को अन्य हस्तशिल्प के प्रचार और बिक्री के राज्य की राजधानी या राज्य के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में यूनिट मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बजट में वित्त मंत्री ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए महिला सम्मान वचन पत्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। इससे महिलाओं को 2 लाख रुपए पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वहीं इस घोषणा के बाद सरकार की काफ़ी सराहना की जा रही है। आपको बता दें कि बात की जाए स्किल इंडिया की, तो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित आप किए जाएंगे। आपको बता दें, पीएम कौशल विकास योजना 4.0 शुरू होने वाली है। वहीं मंत्री ने कहा है कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वहीं साथ ही सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें अलग अलग सरकारी एजेंसियों, नियामकों और विनियमित संस्थाओं द्वारा बनाए गए व्यक्तियों की पहचान और पते के समाधान और अद्यतन के लिए एक स्टॉप समाधान डिजी लॉकर सेवा और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में उपयोग करके स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती दी जाएगी। वहीं मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए का निवेश भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश सरकार करने जा रही है। वहीं वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री परिणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। वहीं बात की जाए गोवर्धन स्कीम के तहत, तो 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। वहीं अगले 3 सालों में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी, जिसके चलते 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। आपको बता दें कि पत्र के तौर पर पैन को मान्यता व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थायी खाता संख्या होना आवश्यक है। वहीं पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया गया है। बात की जाए तो देश में स्थापित 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट होंगे। आपको बता दें कि एआई के लिए
सेंटर फॉर इंटेलिजेंस वित्त मंत्री ने कहा है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपैड, वाटर एयरोड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। वहीं मेक इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए सरकार अपनी तैयारी कर रही है। वहीं शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता के 3 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दें, इस दौरान कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरों के क्षेत्रों में उद्योग जगत की अग्रणी कंपनियां अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान करने, अत्याधुनिक एप्लीकेशन विकसित करने और स्केलेबल समस्या समाधान में भागीदार बनेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं, सचिन श्रीवास्तव। सचिन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से बजट लोगों के बीच आए, कहीं ना कहीं सरकार ने किसानों को और आम जन को काफी राहत दी है, तो क्या कुछ प्रक्रिया आ रही है लोगों की? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि जो चीजें आई हैं सामने, और सीतारमन ने जिस तरीके से सारी बातें रखी हैं और एक बजट पेश किया है, कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे, चाहे महिलाएं हों, चाहे नव युग पीढ़ी हो, सबको कहीं ना कहीं राहत तो मिली है। मगर जो देखने वाला विषय है कि जो रसोई घर है, रसोई में सामान है, जो जैसे कि गैस सिलेंडर, तेल हुआ और खाने वाले पदार्थ हुए, उन चीजों पे थोड़ा राहत देखने को मिली है। मगर जितनी राहत जनता चाहती थी, वो राहत देखने को नहीं मिली। मैं आपको ये भी बता दूं कि जनता जिस तरीके से रिएक्शन दे रही है चीजों को देख के, उस मतलब संतोषजनक तो नहीं लगता। मगर कहीं कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उनके लिए एक ये है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिलेगी। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, जो अलग अलग विभाग हैं, जैसे कृषि विभाग हो गया, चाहे कृषि विभाग के अलावा अलग अलग विभागों में भी अलग अलग चीजों की को लेकर अलग अलग योजनाओं के तहत पैसा पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जो यंग लोग जो खुद का स्टार्टअप बिजनेस चाहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इससे सहयोग मिलेगा। इसके लिए मैं ये भी आपको बताऊं कि इसके लिए चर्चा के लिए सबसे पहले मोहम्मद साजिद, हमारे जो संवाददाता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस विषय पे कि किन चीज कैसे वो इस बजट को देख रहे हैं। क्योंकि जो लगातार सुबह से बजट पे ध्यान रखे हुए हैं, क्या अप हो रहा है, क्या डाउन हो रहा है, लगातार हमारे चैनल में भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कि लोगों की राय ले रहे हैं। उनसे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से उस बजट को और लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं। वो साजिद, कैसे देख रहे हैं बजट का और लोगों का रिएक्शन कैसा दिख रहा है आपको? सचिन, मैं आपको सबसे बीच में पहली रोकना बात तो चाहूंगा, मैं आपका बताना फ्रेम सेट कर चाहूंगा लें। कि जो आम हमारे आम दर्शक आपको नागरिक नहीं जो देख पा होता रहे है, हैं, थोड़ा सा उसे हर फ्रेम में आ साल जाए अपना आप। ITI भरना पड़ता है, जो कि अभी तक 2.5 लाख तक बिल्कुल फ्री था, जिसकी सीमा बढ़ाकर अभी 7 लाख तक कर दी गई है। और तो इसमें कि पहली बात है कि आम आदमी काफी खुश नजर आ रहा है, जो कि आम जॉब नौकरी पेशा जो इंसान होता है उसके लिए। दूसरी चीज, जो महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, तो इससे क्या होता है कि महिलाओं की जो महिला अगर 2 लाख तक अगर सेविंग अकाउंट में रखती है, तो उसे 7.5% का बैंक की तरफ से ब्याज दिया जाएगा। युवाओं की बात की जाए तो मोदी गवर्नमेंट ने पहले से देखा जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग जो सेंटर खोले जा रहे हैं, नौकरियों को, जॉब्स को बढ़ाने के लिए स्किल को डेवलप किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में इस साल भी, इस बार के बजट में भी स्किल्स को डेवलप करने के लिए नए नए सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। कई सारे नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। और हम अगर ट्रांसपोर्ट्स की बात करते हैं, तो पूरे देश में अभी हमने देखा वंदे भारत, जो कि आगे काफी एक हाईटेक फैसिलिटी, एक हाईटेक सुविधा जो मोदी गवर्नमेंट ने दी थी। उसके बाद में जो हवाई यात्रा की अगर बात करते हैं, हवाई यात्रा में आप 50 नए हवाई अड्डे, एयरपोर्ट्स खोलने की बात कही जा रही है इस बजट में। और चूंकि एक मोटी मोटी तौर पे देखा जाए तो एक ऊपरी तौर पे देखने को मिल रही है, अभी पूरी तरह से डिस्क्लोज चीज़ों का भी किया गया नहीं है। तो सभी चीज़ों को इसमें कवर किया गया, चाहे किसान को देखा जाए, चाहे अगर जो स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टअप जो युवा, और मोदी सरकार हमेशा से कहते रही आत्मनिर्भर भारत। तो क्योंकि हर कोई अगर सरकारी नौकरी को देखना चाहे तो फिर बाकी चीज़ें कौन करेगा, इसको लेकर एक आत्मनिर्भर भारत के तहत स्टार्टअप्स की सुविधाएं दी जाएंगी। जो कि जो स्कीम्स जो होती है, वहाँ स्कीम को अगर कोई बंदा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, देखिए, पिछले बजट मैं इसको अगर आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, तो देखिए, पिछले बजट को लेके और इस बजट में ज्यादा
क्या फर्क दिख रहा है आपको? क्योंकि पिछले बजट में भी कई सारी चीजें सामान्य रूप से ऐसी कुछ आई थी और उसके बाद कोरोना का टाइम था, महंगाई भी बढ़ी, उसके उसके बाद फिर ये नया बजट आया। और जी, देखने वाली बात तो ये है कि पहली बात तो चुनावी साल है एक तरह से। देश में जो लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है जो अगले साल होगा, लेकिन इस साल भी विधानसभा के जो सचिन, नौ मैं अलग चाहूंगा अलग आप राज्यों थोड़ा में फ्रेम में चुनाव आ जाए, होने से है, आप प्रॉपर देख तो नहीं पा इसको रहे हैं। लेकर एक बजट में केंद्र जो है, केंद्र सभी देश की सारी जनता को आकर्षित करना चाहेगी। तो आकर्षित करने का सबसे बड़ा रास्ता यही है कि उनकी जो तकलीफ, उनकी जो परेशानियां हैं, जो कि जब तक पॉकेट में अगर पैसे नहीं होंगे, किसी की परेशानियां खत्म नहीं होंगी, तो पहले पॉकेट को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ाया गया है। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए सुविधाएं दी गई है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही है, नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। तो हमने सुबह भी बात की, तो कई ऐसे वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन है, इनका कहना है कि जो पेंशन पे जो टैक्स, जो बैंक में जो सेविंग जो जमा करते हैं, उसे पूरी तरह से टैक्स से लेस कर देना चाहिए, बिल्कुल उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो इतना ज्यादा तो कोई भी सरकार नहीं कर पाती। आप सुबह से लोगों के बीच में हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से भी बात कर रहे हैं, उनकी रिएक्शन और कैमरा के पीछे भी उनका एक रिएक्शन रहता है कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं इस बजट को और इन चीजों को। तो उन चीजों को कैसे, क्या बातचीत है उनकी और क्या सोचना है उनका? जी, पहली बात तो बताना चाहूंगी, कोई भी बजट क्यों ना हो, उस पर एक मिलीजुली प्रतिक्रिया ही रहती है। क्योंकि कोई भी अगर आम नागरिक भी क्यों ना होता, वो अपने पार्टी को पहले देखता है कि उसे वो किस पार्टी को वोट करता है, उसके बाद में अपनी सुविधाओं को वो देखता है। तो अगर पहली बात तो मैं एक बड़ी बात कहना चाहूँ तो इसमें जो टैक्स स्लैब को ही सबसे बड़ी बात है, आम नागरिक को पूरी तरह से देख कर किया जा रहा है। और साथ ही जो आम जनता, जो किसान है, किसानों को लेकर एक लाभकारी बजट बताया जा रहा है। इस पर अभी विपक्ष के किसी तरह की प्रतिक्रिया आई नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से बजट डिस्क्लोज हुआ नहीं है। जैसे जैसे शाम होती जाती है, इस बजट में जो जो चीज सामने निकल कर आती है, तो हम दिन भर बात करते रहेंगे। अभी मोटी तौर पर देखा जाए तो युवा इस बजट को लेकर एक तरह से खुश भी है, और उसको कई शिकायतें भी कि कई सारी भर्तियां हुई नहीं है, जो कि अभी हमने कोविड काल में भी देखा था कि 3 से 4 साल के भीतर में कई सारी भर्तियां रुकी हुई थी। तो युवाओं की ये हमेशा से मांग रही है कि भर्तियों को बढ़ाया जाए, जो भर्तियां रुकी हैं भर्तियां कंप्लीट किया जाए। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल के बजट में भर्तियां बढ़ाई जाएंगी, और कॉलेजेस में जो एजुकेशन का जो सिस्टम है तो उसे भी ठीक किया जाएगा। देखिए, मैं हम लोग बात कर रहे हैं बजट की ना, तो बजट में खास कर कि बजट को लेकर जो बातें हो रही हैं और बजट में सारी चीजें समझ में भी आ रही हैं, लोगों का रिएक्शन भी अच्छा आ रहा है। तो मैं आपको एक मोटे तौर पे ये भी बताऊं कि इस बजट में खासकर युवाओं के लिए बहुत सारे अच्छे ऑफर आए हुए हैं, अच्छे मौके आए हुए हैं, और ये लोगों का रिएक्शन भी अच्छा आ रहा है। क्योंकि जो पिछला बजट था उसमें और इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है, मगर महंगाई को लेकर और चीजों को लेकर इसमें देखने को मिला है। हमारे कुछ युवा और हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो इस बजट को लेकर कैसा देख रहे हैं, किन चीजों को देख रहे हैं, रोजगार को देख रहे हैं, महंगाई को देख के क्या इन चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में, और सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। और जहां तक बात है 7 लाख, जो उन्होंने 7 लाख के अंदर टैक्स नहीं देना पड़ेगा करके, वो स्वागत योग्य है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनसे हम एक एक करके बात भी करेंगे ये बजट को लेकर। तो इस महंगाई में अभी जो बजट आया हुआ है, और इस बजट को आप लोग इस महंगाई में बजट को कैसे देख रहे हैं? आपकी घर की और कीमतों, और क्योंकि बजट पेश हो गया है और बजट में बहुत सारी चीजों में राहत दिया गया है, अलग अलग विभाग में भी अलग अलग प्रक्रिया की गई है जिससे लोगों को राहत मिले। तो मैं बजट के बारे में देख भी पाया था, मैं एक काम से आया था, तो जानकारी ये देखिए, ज्यादातर लोग नौकरी पेशा लोग हैं जो अपने ऑफिस में ही हैं, अभी बजट उनके सामने नहीं आया है। मगर बजट को लेकर लगातार उम्मीदें लोगों से है कि उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा राहत मिलेगा और बहुत ज्यादा से ज्यादा रोजगार और महंगाई कम हो पाएंगी। जी, वहीं सचिन, मैं जानना चाहूँ कि जिस तरीके से बजट में आम जनता को राहत दी गई है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे
काफ़ी सहूलियत मिली है, किस तरीके से कीमतों को कम किया गया है, उस पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि हर एक आम व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक अच्छा फ़ोन हो, घर पर एक अच्छी टीवी हो, कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पहुँच उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऐसे में सरकार ने जो इतनी ज़्यादा राहत दी, उसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, मैं बता दूं कि जो डिवाइस हैं, मोबाइल हो गई, टीवी हो गई और अलग अलग जो डिवाइसें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उस पे सरकार ने राहत तो दी है। और उसमें खासकर ये जो बाहर के सामान है, जो किट, जो छोटे छोटे किट आते हैं जो बाहर से आ रहे हैं, तो उस पे कहीं ना कहीं टैक्स कम किया है, जिससे इस पे राहत मिली है। लोगों से इसे सहूलियत मिली है कि डिजिटलाइजेशन के समय में अगर उनको आधुनिक चीजें सस्ती पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं उनके को राहत भी मिलेगी और वो जल्दी से सामान परचेस भी कर सकते हैं। तो इन चीजों को भी सरकार ने महत्वता देते हुए सारी चीजों को इस बजट में डाला है। और मैं आम लोगों की बात करूं तो आम लोगों से जब इन चीजों पे चर्चा होती है तो उनको इन चीजों की राहत है कि कहीं ना कहीं देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान और जो व्हीकल्स हैं, इन पे कहीं ना कहीं टैक्स कम हुआ है, तो उनसे जनता के बीच में एक राहत बड़ा चीजें दिख रही हैं कि वो कितना राहत ले रहे हैं। क्योंकि अभी देखने वाला विषय होगा कि जो आने वाला समय है, क्योंकि देखिए लगातार मार्केट की स्थिति ऊपर नीचे देखने को मिली है। अभी तक कोरोना के वक्त से लेके अभी तक बहुत चीजें बहुत ज्यादा महंगी हुई हैं। उसके बाद अभी जो बजट आया है, उस बजट में उन चीजों को रेट में फर्क और कम किया करने की कोशिश की गई है। तो वो तो राहत दिखेगा, मगर उतना जो पहले के हिसाब से जो चीजें थी, उतनी राहत लोगों को नहीं मिल रही है। लोग इन चीजों पे खुल के या फिर सामने आके बातें नहीं कर पा रहे हैं। जी। लाख रुपए तक के लिए आयकर में छूट दी गई, जो कि आम व्यक्ति के लिए काफी बड़ी बात है। तो इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है और लोग इस सरकार के बजट से कितना खुश नजर आ रहे हैं? बहुत सारी रियायतें सरकार ने बरती हैं कि कम से कम लोगों पास टैक्स आ सके और लगातार जो ड्यूटी अलग अलग टैक्स की ड्यूटी लग रही थी उन पे वो कम हो सके, उसके लिए भी सरकार ने पूरी कोशिश की है कि लोगों के ऊपर से जो भार है उसको हम कर कम कम कैसे किया जा सकता है। क्योंकि नौकरी पेशा लोग लगातार जो टैक्स पे करते हैं, उनको जिम्मेदारी से टैक्स, उनका एक फिक्स रहता है, टैक्स इतना देना है, मतलब देना है। तो वो और उनकी एक फिक्स सैलरी होती है कि इतनी सैलरी में उनको टैक्स भी देना है और घर में भी बचाना है। तो और जो उद्योगपति हैं, जो इनको जो टैक्स को बचाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया करते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं, उस पे सरकार का ध्यान ज्यादा है कि किस तरीके से इस टैक्स को वसूला जाए। और टैक्स में आम जनता को राहत मिली है, मगर सरकार का ज्यादा से ज्यादा ध्यान उस साइड रहेगा कि उद्योगपतियों से कैसे उस टैक्स को लिया जाए और किस तरीके से इन सारी चीजों को समस्याओं को खत्म किया जाए। क्योंकि अभी आगामी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और अभी रिसेंटली में 2023 में 10 राज्यों का चुनाव भी होना है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहेगी कि हम लोगों को उन चीजों में ज्यादा राहत दें जिसमें, हाँ, जिसमें वोट बैंक, जैसे किसानों का मुद्दा जो सामने आया है, उसमें भी जो टैक्स लगना है उसमें भी बहुत ज्यादा राहत देखने को मिली है। उसके अलावा जो यंगस्टर हैं, जो अपने खुद के उद्योग चालू कर रहे हैं या फिर वो कुछ काम बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं, उनको स्टार्टअप इंडिया से लोन प्रोवाइड किया है। महिलाओं को पिछले जो बजट में आया था उसमें भी देखेंगे कि जो महिलाओं के स्टार्टअप बिजनेस को लेकर उनको अलग से छूट दिया गया था, इसमें भी लगातार उस परसेंट को बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना को भी अगर आप देखेंगे तो जहां अभी उसको 66% और बढ़ा दिया गया है। तो ये पूरा बजट को जिस तरीके से देखेंगे तो आम जनता को कहीं ना कहीं राहत है। घरेलू सामान से लेकर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना हो और चाहे डेली मजा की चीजें हों, उसमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों को राहत मिली है। जी।
बजट में सरकार ने कई नई सौगातें दी है और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से अभी मरकल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी क्या कुछ मध्य प्रदेश में जो सौगातें मिल रही हैं बजट को लेकर, लोगों में किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, कितना खुश हैं लोग इस बजट से? कि ये बजट जो है चुनावी बजट होने वाला है, लोक लुभावन बजट रहेगा। उसी के अनुरूप जो है केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बजट को पेश किया और इसमें जो मुख्य रूप से मांग की जा रही थी टैक्स में छूट को लेकर, तो वो सरकार ने किया है। किसानों को राहत देने का प्रयास किया है, इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें उनको सस्ता किया है। तो कहीं ना कहीं ये इस बजट को जो है आने वाले लोकसभा और 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार कोई ऐसा भी कदम नहीं उठाना चाहती थी कि जिससे इसका असर आने वाले चुनाव पर पड़े, क्योंकि 9 राज्यों उनके जो सांसद है वो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो इस बात का पूरी तरीके से प्रयास किया गया है कि सरकार पे कोई अतिरिक्त भार ना पड़े और उनको कहीं ना कहीं कुछ राहत महसूस हो। इस बात का प्रयास करते हुए ये बजट पेश किया गया है। जी। वहीं इस दौरान कहीं ना कहीं किसानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग की भी बजट में बात की गई है, ताकि किसान नेचुरल तरीके से खेती करना सीख सके। तो इसको लेकर किसानों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब किसानों को डिजिटली कोई ट्रेनिंग दी जा रही है और किसानों को खेती डिजिटली ट्रेनिंग के त्योहार से दिखाई जाएगी। देखिए, लगातार जो है तकनीक का प्रयोग हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो अब चूंकि किसान कृषि प्रधान देश है भारत, तो किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग देकर ये बताया जाएगा किस तरीके से वो बेहतर कम संसाधनों में भी बेहतर कृषि कर सकते हैं और बेहतर पैदावार कर सकते हैं, क्योंकि खेती के आधार पे ही जो है पूरी अर्थव्यवस्था की नींव रहती है भारत देश की। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए तकनीक का के माध्यम से किसानों को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और बताया जाएगा कि वो उन्नत तकनीक के माध्यम से करेंगे तो पैदावार भी बढ़ेगी और इसमें देश का विकास भी होगा और किसानों को भी इससे फायदा मिलेगा। तो दोनों तीनों तरीके के लक्ष्य को साधते हुए ये निर्णय लिया गया है और इसको बजट में इसको स्थान दिया गया है। जी। वहीं कहीं ना कहीं इस बजट में सोना चांदी और प्लेटिनियम को महंगा कर दिया है, तो इससे आम व्यक्ति को कितना, मतलब आपको कितना असर होगा? क्योंकि जिस तरीके से शादियों का सीजन चल रहा है, कहीं ना कहीं सभी विवाह में शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं शादियों का सीजन चल रहा है, तो सोने चांदी जैसी चीजें हर विवाह सम्मेलन में यूज की जाती है। तो किस तरीके से मतलब लोगों पर इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है और सोने चांदी की अभी ज्यादा वैल्यू होती है। देखिए जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो रोजमर्रा की वस्तु होती है उसके महंगे होने से ही किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत या उसके परिवार पर जो है फर्क पड़ता है, क्योंकि सोना चांदी ऐसी वस्तु है कि अगर कम मात्रा में भी खरीद ली जाए तो काम चल सकता है। तो इसको लेकर ऐसी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जहां राहत की अगर बात की जाए तो राहत की जो उम्मीदें सरकार से जनता कर रही थी उस पर खरा उतरने की सरकार ने पूरी पूरी कोशिश करी। रही बात सोने चांदी और हीरा की जो भी जो गहने हैं, जो गोल्ड है, उनको महंगा करने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि आप शादी ब्याह में यदि आप अ, एक आध आइटम कम भी कर देते हैं तो उससे इतना ज्यादा फर्क पड़ने की संभावना रहती नहीं है। और शादी का एक व्यक्ति अपना एक बजट लेकर चलता है तो उसमें कुछ 5-10 हजार की बढ़ोतरी या कमती पर उसका कोई असर खास देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यदि रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी होती है, दैनिक उपयोग में आने वाली चीजें यदि महंगी होती है, तो उसका असर निश्चित तौर पे मध्यम और गरीब वर्ग के परिवार पर पड़ता है और उसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं जनता अपने वोट के रूप में निकालती है। जी। वहीं बात की जाए रेलवे सेक्टर की, तो कहीं कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से 2.40 लाख करोड़ का कहीं ना कहीं बजट पास किया गया है, जो आगामी रेल को कहीं ना कहीं विस्तारित करेगा। और जिस तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट रेल के चल रहे हैं, यातायात को सुगम से सुगम करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है, तो इस पर यात्रियों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी हाँ, निश्चित तौर पे अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे एक ऐसा विभाग है भारत सरकार का जिस पर हर बार के बजट पे नजर रहती है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं दैनिक उपयोग से जुड़ी चीजें और ट्रेनों को रफ्तार देने के लिए, गति देने के लिए जिस तरीके की योजनाएं चलाई जा रही है, नई नई जो भारत माता एक्सप्रेस है, इस तरह की कई जो नई ट्रेनों का जिक्र किया गया है, शामिल किया गया है। तेज गति वाले से चलने वाली ये गाड़ियां कम समय में व्यक्ति को अपने स्थान तक पहुंचाने में सहयोगी होगी। तो इस पर बजट पे ज्यादा खर्च किया गया है। रेलवे विभाग का जो रहता है बजट पे हमेशा ही प्रभाव रहता है, क्योंकि रेलवे ही एक ऐसा विभाग है भारत सरकार का जिससे सबसे ज्यादा आमदनी सरकार को होती है। तो इसके विस्तार, इसके विकास, इसको गति देने के उद्देश्य से ही इसमें ये 2.40 करोड़ का जो है बजट का प्रावधान किया गया है। ईशा। वहीं मैं पूछना चाहूंगा
चाहूंगा अभी जिस तरीके से सरकार ये नए नए सौगातें दिए, कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेन मोड से मशीन मोड में तब्दीली के लिए सभी शहरों और कस्बों को सेप्टिक टैंक और सीवरों के 100% यांत्रिक डिसलीजिंग के लिए सक्षम किया जा रहा है। तो इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि हम देखते हैं आमतौर पर सफाई कर्मियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि उन्हें नालों में सफाई करने पड़ती है, जिनसे उनकी स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है और कहीं ना कहीं उनको भी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है और जिससे उनका परिवार भी काफ़ी दुख झेलता है। तो इसको लेकर जिस तरीके से सरकार ने मशीनों को प्राथमिकता दी है, क्या कुछ सफाई कर्मियों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है? आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने लगातार स्वच्छता को लेकर स्वच्छता पर ध्यान देने की बात की और लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। खुद नरेंद्र मोदी ने भी झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया था और इसके बाद एक तरीके से पूरे देश में ये परंपरा चल पड़ी कि स्वच्छता पे अब हर कोई ध्यान दे रहा है। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो अ, इंदौर जो है लगातार 1 नंबर पे बना हुआ है सफाई के मामले में। तो स्वच्छता जो है मुख्य रूप से प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत रूप से टारगेट है कि भारत देश को जिस तरीके से विदेशों में कहा जाता था कि ये एक गंदगी वाला देश है, तो इस बात को ध्यान में रखकर ये अभियान चलाया गया था। और अब जो है इसको भी जो है तकनीक के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, नई-नई मशीनें लगाई जा रही है, जिससे कि कम समय में बेहतर से बेहतर सफाई हो सके, जिसका असर किसी के स्वास्थ्य पे ना पड़े और जो सफाई कर्मी है उनको भी कहीं न कहीं राहत मिल सके। तो यही माध्यम है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भी कहा है कि हमें तकनीक पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि विकास में तकनीक का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मशीनरी का उपयोग करके साफ-सफाई की व्यवस्था का जिम्मा सँभाला जाएगा, जिसमें ना सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि सफाई भी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। ईशा। कोरोना काल के बाद गरीब व्यक्ति को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना फिर से 1 साल के लिए कंटिन्यू की गई है। तो कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति को इस तरीके से किस तरीके से फायदा मिला है और उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से गरीब मजदूर काम करता है और उसको खाने के लिए बड़ी समस्या होती थी, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये सौगात मिली है कि खाद्यान्न योजना को 1 साल और बढ़ा दिया गया है। तो गरीबों की क्या प्रतिक्रिया इसको लिए आ रही है? देखिए, अगर प्रतिक्रिया की बात की जाए तो यदि किसी को भी कोई चीज़ मुफ्त में मिलती है तो निश्चित तौर पे उसकी प्रतिक्रिया जो है वो सामान्य रहती है और वो उसको खुशी ज़ाहिर करता है। यदि गरीब कल्याण की बात की जाए तो इसको लेकर कहीं न कहीं देश में विरोधाभासी बयान भी सामने आते हैं। विपक्षी दलों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से करके सरकार जो है वो एक वर्ग को जो है आलसी बना रही है या काम में ज़्यादा रुझान नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप कोई चीज़ मुफ्त में देते हैं तो उसको व्यक्ति को उसकी कीमत का एहसास नहीं रहता। लेकिन चूंकि अभी चुनावी साल है इसलिए इसको 1 वर्ष बढ़ाने की घोषणा की है। लेकिन भविष्य में निश्चित तौर पे इस पर अंकुश लगेगा क्योंकि जो व्यक्ति जो सामान लेता है उसको उसकी कीमत अदा करने पर जो है उस चीज का एहसास रहता है कि उसका किस तरीके से उपयोग में लाना है। तो फिलहाल ये योजना बढ़ा दी गई है। गरीबों को जो मुफ्त देने की जो बात की जा रही है उसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसमें समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। आने वाले वर्ष का जो बजट जब आएगा अगली सरकार का अगले वित्त वर्ष का जो भी बजट आएगा उसमें इसको किस रूप में लिया जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल गरीबों के लिए ये राहत है कि उनके लिए 1 साल के लिए मुफ्त अनाज की जो बात की जा रही है वो और बढ़ा दिया गया। कल लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से आगामी चुनाव आ रहे हैं तो सरकार वोटरों को लुभाने के लिए कहीं ना कहीं ये सारे एजेंडे अपना रही है। तो इस पर विपक्ष ने भी काफी तंज कसे हैं, काफी प्रतिक्रिया भी आई है। तो आपको क्या लगता है कि ये सच में देश की जनता को बड़ी सौगात मिली है या सिर्फ कुछ पॉलिटिकल इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है? निश्चित तौर पर राजनीतिक बयानबाजी जो है वो हर बजट के बाद आती है। यदि कांग्रेस के और उसके समर्थक दलों की सरकार सत्ता में रहती है तो विपक्ष के रूप में बीजेपी और उसके जो समर्थित दल है वो निशाना साधते हैं। और अब चूंकि ये मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है तो इसको लेकर विपक्ष ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। उसमें कई कमियां और कई दोष बताए। जिस तरीके से मैं आपको मुख्य रूप से बात करूं गरीबों को मुफ्त अनाज देने वाली बात को लेकर खास तौर पर विपक्ष ने निशाना साधा है। और भी तमाम बातें हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ बयानबाजी और ये सिर्फ पेपर वर्क है, बाकी इसमें किसी को कोई राहत जैसी कोई बात दिखती नहीं है। अब चूंकि ये बजट लागू होने के बाद और जैसे जैसे धीरे धीरे ये चलन में आएगा ये सामने आ पाएगा कि किसको कितनी राहत मिली और किसको कितनी तकलीफ पहुंची। जी। तरीके की अटकलें फिर से लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं देश का युवा बेरोजगार है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है लगातार, जिसके चलते सरकार की तरफ से खासकर कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप को, इन्वेस्टरों को काफी प्राथमिकता
दी गई, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस तरीके से लगातार जो रोजगार दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, खासकर 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं देश में रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पूरी चीज को लेकर? देखिए ईशा, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया की बात ना करते हुए अगर हम आपको बात करें बेरोजगारी की, तो कोरोना काल से ही जो है वो रोजगार की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। पहले भी बेरोजगारों की संख्या बहुत थी, रोजगार कम थे, लेकिन कोरोना काल में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़े बड़े काम, उद्योग धंधे बंद होने से सीधे तौर पर इसका असर मजदूर कामगारों पर पड़ा। लोगों को पलायन करना पड़ा, मीलों पैदल रास्ता तय करके अपने अपने घर पहुंचना पड़ा, और उसके बाद कई लोग जो है वापस वहीं बस गए, और उन्होंने जिन नगरों में या जहाँ पर वो काम करते थे वहां जाना ठीक नहीं समझा, और अपने हिसाब से ही अपने जहाँ वो रहते थे वहां पर उन्होंने अपना काम, छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर दिया। इन्हीं सब बातों को देखते हुए लगातार स्टार्टअप पे ध्यान दे रही है कि जो भी पलायन करके अपने अपने स्थानों पर पहुंचे, उनको स्टार्टअप के नए साधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वो वहीं रहकर अपनी आजीविका और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और यदि कृषि की बात की जाए, तो चूंकि अधिकतर जो कामगार मजदूर है वो ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के शहर की ओर जाते हैं, लेकिन उनको ग्रामीण गांव में ही तकनीक के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, फंड के माध्यम से यदि व्यवस्था हो जाती है, तो निश्चित तौर पे वो अपना वहां पर कामकाज शुरू कर सकेंगे। ऐसे में बेरोजगारी की समस्या तो यहीं समाप्त होगी, वहीं लोग जो है वो आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे। ईशा, कहीं ना कहीं आदिवासी छात्रों को समर्थन देने के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी छात्रों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि लगातार आदिवासी शिक्षक की भर्ती की जा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार किया जा रहा है। तो इस तरीके में छात्रों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि कई दिनों बाद इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं आदिवासी छात्रों पर सरकार का फोकस गया है और कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर को सुधारने की सरकार की तरफ से कोशिश की गई है। जनजातीय वर्ग को साधने की कोशिश लगातार जो है मोदी सरकार कर रही है। यही वजह है कि एक आदिवासी समाज की महिला को जो है देश का राष्ट्रपति बनाया गया, और इसी क्रम में अब लगातार इस वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जनजातीय वर्ग का जो पारंपरिक वोट था वो कांग्रेस को जाता था, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार पिछले कई समय से, बीजेपी का संगठन और सरकार इस बात की एक योजना बना रहा है कि किस तरीके से इस वर्ग को अपने पक्ष में किया जाए, ताकि कि कोई भी परिस्थिति बने, कोई भी स्थिति बने, बीजेपी सरकार बनाने में सफल रहे और देश को एक प्रभावी नेतृत्व मिल सके। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जनजातीय वर्ग को साधने के लिए इस प्रकार के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे इसका लाभ जनजातीय वर्ग के छात्रों को तो मिलेगा ही। वो शिक्षित होंगे और कहीं ना कहीं देश की मुख्य धारा में अपना योगदान दे पाएंगे। ईशा, सरकार ने बजट में 50 नए एयरपोर्ट बनाने की बात भी कही, तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें सरकार एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है? ईशा, देखिए चूंकि भारत जो है बहुत तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और ऐसी स्थिति में जो है कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। यही कारण है कि 50 नए एयरपोर्ट बनाने की जो घोषणा की गई, तमाम देश के बड़े शहरों में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि कि न सिर्फ देश में आपस में कनेक्टिविटी बने, बल्कि विदेशों से आने जाने वाले लोगों को भी सुविधा प्राप्त हो सके। जो प्रवासी भारतीय है या जो विदेशी पर्यटक है वो आ सके, और इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखा गया, पर्यटन स्थलों के आसपास जो एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, ताकि कि सीधे लोगों को वहां से कनेक्टिविटी मिल सके, और वो हवाई जहाज के माध्यम से उन पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सके, और इससे साफ तौर पे, निश्चित तौर पे आय भी बढ़ेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ भारत में जो है नए नए उद्योग या नए नए जो उद्योगपति वो भी आ जा सकेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम उन शहरों को चिन्हित किया गया है जहाँ के आसपास पर्यटन स्थल है, जहाँ के आसपास इंडस्ट्रीज है, जहाँ के आसपास उद्योग के अवसर है, उन जगहों को चिन्हित करके इन एयरपोर्ट को खोलने का फैसला लिया गया। तो सरकार ने पैन कार्ड को भी एज आइडेंटिटी कार्ड तरीके से ट्रीट करना चालू कर दिया, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें सुलझी होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि लोग कहीं बाहर जाते हैं तो अपना आइडेंटिटी कार्ड भूल जाते हैं, उनके पास पैन कार्ड रहता था जिसके चलते पैन कार्ड वैलिड नहीं बताया जाता था। लेकिन सरकार की इस सराहनीय पहल को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है कि पैन कार्ड को वैलिड एज आइडेंटिटी कार्ड के रूप में लिया जा रहा है? देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी परिचय पत्र, ये तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जो सभी को अपने साथ रखना जरूरी हो गया, क्योंकि लगातार आजकल आप देखेंगे आधार कार्ड को भी बैंक के माध्यम से लिंक करने की लगातार
प्रयास और कोशिश की जा रही है। तो इसी दिशा में जो है पैन कार्ड को अनिवार्य करने का उद्देश्य ये है कि एक परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो सब लोग रख सकें, सबके पास अपना पैन कार्ड हो और जहाँ पर भी आवश्यकता पड़े वो दिखा सके। इसके पीछे कहीं न कहीं सोच या मंशा यही है कि पैन कार्ड के प्रति लोग जो जागरूक नहीं थे या गंभीर नहीं थे, उन लोगों को पैन कार्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ही इस योजना की बात की गई। ईशा। धन्यवाद अभय। तो आपको हमें बता दूं कि पत्र के तौर पर पैन को मान्यता व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थानीय खाता संख्या होना आवश्यक बताया गया है। वहीं पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में अब किया जाएगा। आपको बता दें कि अब ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि देश में कुल 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट सरकार की तरफ से स्थापित किए जाएंगे। वहीं एआई के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे सरकार की तरफ से बनाए जाएंगे, जिसमें हेलीपैड, वाटर एरोड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। आपको बता दें कि मेक इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसके चलते शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्कृष्टता के लिए 3 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस दौरान कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरों के क्षेत्रों में उद्योग जगत की अग्रणी कंपनियां अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान करने, अत्याधुनिक एप्लीकेशन विकसित करने और स्केलेबल समस्या समाधान में भागीदारी बनेगी। वही बात अगर की जाए रेलवे की, तो रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने बजट पेश किया था, जिसके चलते ऐलान किया है कि अगले वित्त वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय निर्धारित किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण किया जाएगा। तो सरकार की तरफ से बड़ी खबर आती है। आपको बता दें कि राज्य सरकारों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण किया जाएगा, वहीं 1 वर्ष के लिए इसे और बढ़ा दिया गया। बात की जाए मेन होल से मशीन होल मोड में, तो तब्दील के लिए सभी शहरों और कस्बों को सेप्टिक टैंक और सीवरों के 100% यांत्रिक डिसलीजिंग के लिए सक्षम किया जाएगा। आपको बता दें कि महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। वहीं बात की जाए संविदागत विवादों से निपटाने के लिए, तो स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद साजिद इस विषय के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद साजिद, किस तरीके से जानकारी मिल रही, क्योंकि जिस तरीके से बजट आया है, लोगों में एक तरफ खुशहाली भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में सोना चांदी महंगा हो गया, उसके वजह से चिंता भी है, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है। तो बड़ा किस मिक्स तरीके का बजट लोगों के लिए है, तो क्या प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है? इस बजट को लेकर लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है। कुछ के लिए बजट अच्छा कोई बता रहा है, किसी के लिए बजट में और भी कुछ प्रावधान किए जाने इस तरह की बात कही जा रही है। जैसे कि आपने सोने चांदी की बात की, तो सोने चांदी में लगातार बढ़ोतरी हो ही जा रही है और भारत हमारे देश में सोने चांदी की काफी ज्यादा महत्व है। कोई भी ऐसा कोई फंक्शन बिना शादी बिना सोने चांदी के नहीं किया जाता है। तो अगर हम इससे सोने चांदी की बात करें और छत्तीसगढ़ की कहें, तो छत्तीसगढ़ को भी केंद्र में कई सारी सौगातें दी गई है, जिसमें एक बजट की तरह अगर कहें तो मुख्यमंत्री हमेशा से एक मिलेट की बात करें, मिलेट उत्पादों की रागी की बात कहते रहे, तो उसे छत्तीसगढ़ को एक हब की तरह बनाया जा रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय बजट में भी इसे एक स्थान दिया जा रहा है और इसको खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे राज्य और केंद्र सरकार दोनों एक दूसरे का समन्वय करेंगे। और दूसरी बात रही कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल इलाका है, तो यहाँ पर एकलव्य आवासीय परिसर की स्थापना जो कि पहले से की जा रही थी, तो इसमें बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें आदिवासी इलाकों के बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। और अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाती है छत्तीसगढ़ के हिसाब से, तो छत्तीसगढ़ में अभी हमने देखा पिछले महीने ही 5G लॉन्च किया जा चुका है रायपुर और भिलाई दुर्ग शहर में। तो इसको लेकर जो कि प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है, IIT भिलाई, NIT रायपुर और इस तरह की जो बड़ी संस्थाएं, नेशनल लेवल की संस्थाएं जो होती है, तो उनमें लैब्स की स्थापना की जा रही है। और बाकी और पूरी तरह से देखा जाए तो आम नागरिक की सुविधाओं के हिसाब से इस बार बजट बनाया गया, जो कि 8 साल से अभी तक के जो कि इनकम टैक्स के स्लैब में किसी तरह की कोई बदलाव नहीं किया गया था, जो कि अभी बदलाव किया गया है
जो पहले 2.5 लाख के बाद में टैक्स दिया जाता था, इसको अब 7 लाख की सीमा तक कोई टैक्स नहीं देना रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो छोटे जो दुकानदारी जो करते हैं, ठेले वगैरह लगाते हैं, जो छोटे दुकान लगाते हैं, अगर हम बजट में मोहम्मद देखा साली, जाए, मैं क्योंकि आपको हम रोकना हमेशा चाहूंगा और इस वक्त प्रोफेशनल हमारे लोगों साथ को बीजेपी के प्रवक्ता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से सरकार ने बजट पेश किया है, लोगों में एक अलग ही खुशहाली का माहौल है और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की सराहनीय भी लोग कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से मोदी सरकार ने आम जनता को राहत दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आशीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? किस तरीके से सरकार ने जिस तरीके से बजट को पेश किया है, कहीं ना कहीं आम जनता को काफी राहत मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? लगता है तकनीकी कारणों की वजह से हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। तो आपको बता दें कि सीतारमण ने आज बजट पेश किया था, जिसके चलते कृषि स्टार्टअप को बड़ा ही प्रोत्साहन मिला है। आपको बता दें कि इस दौरान कृषि त्वरा कोष स्थापित मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 और 24 की प्रस्तुति के दौरान कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। वहीं अमृतकाल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ ही एक प्रौद्योगिक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल की जाएगी। तो आपको बता दें कि लगातार सरकार की तरफ से आज सौगातें दी गई, जिसमें बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि सीतारमण ने कहा है कि डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि के साक्षी के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक होगी। वहीं पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए का किया जाएगा। आपको बता दें कि देश के घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण प्रदान करता है। वहीं पर्यटन में दोहन की अपार संभावनाएं सरकार ने जताई है। आपको बता दें कि क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरी और उद्यमियों के बड़े बड़े अवसर सरकार ने बताए। वहीं राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक निजी भागीदारी के अभिसरण के साथ ही मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, वित्त मंत्री ने मुख्य खाद्यान्न योजना पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फूड सिक्योरिटी के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखते हुए सरकार 1 तक 1 साल के लिए सभी अंत्योदय प्राथमिक वाले परिवार को गरीब कल्याण योजना से जोड़ेगी। और एक बार फिर से हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशीष, किस तरीके से बजट को देखा जा रहा है? कहीं ना कहीं ये बजट आम नागरिक के लिए काफी राहत भरा भी है और दूसरी तरफ देखा जाए तो कई चीजें महंगी हुई है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बाकी जो नॉर्मल चीजें रहती हैं उन्हें सरकार ने सस्ता किया। क्या कहना चाहेंगे? आशीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आपको बता दें तकनीकी कारणों की वजह से फिर से हमारा संपर्क टूट गया है। तो आज सरकार की तरफ से कई बड़े योजनाओं की ऐलान किया गया। बजट 2023 का आज पेश किया गया था, जिसके चलते सरकार की तरफ से कई बड़ी सौगातें पूरे देश भर को देखने लगी। खबरों का सिलसिला यूं रहेगा जारी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए खबरबाज 360। नमस्कार।